गांधीयन अप्रोच इन मैनेजमेंट एंड ट्रस्टीशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से इन इथोस को हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसी हमारी इसमें अप्रोचेज हैं जो कि हमारे एंशिएंट टाइम से डिराइव हुई हैं और कुछ ऐसी हैं जो मॉडर्न टाइम से डिराइव हुई हैं। तो ये एक अप्रोच ऐसी है जो कि मॉडर्न इंडिया से डिराइव हुई है। इसमें गांधीयन अप्रोच इन मैनेजमेंट एंड ट्रस्टीशिप इसको हमने नाम दिया है। और इसमें क्या होता है, गांधी जी के जितने अप्रोचेस थे और उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था ट्रस्टीशिप का। तो ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं, इसी को गांधीयन अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, या फिर गांधीयन अप्रोच आपसे पूछी जाएगी या फिर ट्रस्टीशिप पूछी जाएगी, तो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर में ट्रस्टीशिप क्या होता है। ठीक है, ट्रस्टीशिप एक पर्सन होता है जो कि ट्रस्ट की जिसको जिम्मेदारी दी जाती है। अब ये ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक तरीके का फंड होता है या फिर एसेट होता है जिसको क्रिएट किया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आप उसको अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके बच्चे अभी बालिग नहीं हैं और वो एक स्पेसिफिक एज के नहीं हैं, तो उस तब तक आप चाहते हैं कि ऐसा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक विल बनाऊंगा जिसमें मैं एक पर्सन को ट्रस्टी बनाऊंगा। वो पर्सन को एक पर्टिकुलर फ़ी दी जाएगी और वो इस पूरी प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा जब तक मेरे बच्चे इस लायक ना हो जाए कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को उनको ट्रांसफ़र कर सके और वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकें। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं ट्रस्ट के। तो ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो ट्रस्ट की हिफाजत करे, ट्रस्ट की रक्षा करे। अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि एक पर्सन, उन्होंने ये बेसिकली बोला था कि आपको ट्रस्टीशिप तो आई होप समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रस्टीशिप होता क्या है और ये अप्रोच क्या है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने ये बोला था कि जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है, वो सब कुछ भगवान का है। एवरीथिंग मस्ट बी सरेंडर्ड टू गॉड। और हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा जो भी हमें मिला है उसको हमें भगवान का ही मान के चलना चाहिए और उसको हमें समर्पित कर देना चाहिए बाकी लोगों के उत्थान में, इकोनॉमिक उत्थान में। ठीक है, बाकी लोग के अपलिफ्टमेंट में। तो इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भी आपको इकोनॉमिक चीज़ मिली हुई है, जैसे मान लीजिए जो भी पैसा रुपया आपके पास है, जो भी आप जितनी आपको नीड है आप सिर्फ उतना ही लीजिए और उसके बाद जो भी कुछ है आपके पास वो आप ये समझिए कि आप सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं और आपको उसको दूसरों को देना है। ठीक है, वो सब कुछ आपका नहीं है, वो सब कुछ भगवान का है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का। तो इसमें ये ऐसा बोला गया है कि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को एक ट्रस्टीशिप मान के चलना चाहिए और उसको उसके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितना उसको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए और उसके बाद जितना भी रिसोर्सेज उसके पास बचता है वो उसको अपने लोगों के और अपनी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में यूज़ करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। तो अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे तो इन्होंने ये भी बोला था कि जितने भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में उसको रिजॉल्व करने का यही एक तरीका है और यही एक नॉन वायलेंट वे है ताकि सारे सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकें। और इन्होंने ये भी बोला था कि इसमें क्या है कि जो इंसान की डिग्निटी होती है उसके मटेरियल से नहीं देखनी चाहिए कि कितना उसके पास पैसा है, कितना वो रिच है, इस चीज़ से उसकी डिग्निटी डिफाइन नहीं होती है। और हमेशा एक पर्सन को इस चीज़ पे एम करना चाहिए, इस चीज़ पे बेस करना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने पैसों से, अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से दूसरों की या ह्यूमैनिटी की मदद कर सकता हूँ। और ये जो ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी है ये इस चीज़ पे बेस होती है, इस चीज़ पे ये बेस्ड है कि हमें लोगों के मोरल को हाई करना होगा, उनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी डालनी होगी और उनको एज ए ट्रस्टी बनाना होगा। तो ट्रस्टी बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर विश्वास कर सके, उनका पैसों से उतना जुड़ाव नहीं होना चाहिए, उनका सोसाइटी के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था। आगे बढ़ते, और इन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आइडियल कॉम्बिनेशन है बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड द मोरल्स वो तभी हो सकता है जब हम ट्रस्टीशिप को फॉलो करें। मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को रीबैलेंस करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके का सोसाइटी में फॉर्म करना चाहिए जहाँ पे सब कोई अपने आप को ट्रस्टी समझे और इकोनॉमिक बैलेंस कैसे आ सकता है, सिर्फ इसी फिलॉसफी से आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने इस फिलॉसफी को ऑर्गेनाइजेशन में भी हम अप्लाई करने की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या रियल में ये पॉसिबल है।
तो क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन तो कैपिटलिज्म पे काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब ही यही होता है कि प्रॉफिट कमाना, उससे पैसे जनरेट करना, इकोनॉमिक रूप से वो कैसे काम कर रही है। इनफैक्ट हम हर बार उसकी बैलेंस शीट वगैरह और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों चेक करते हैं, इसीलिए चेक करते हैं ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अगर देखा जाए तो ये एक आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको नॉन फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये फिलॉसफी एक तरीके से अप्लाई की जा सकती है। तो ट्रस्टीशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया था कि प्रेजेंट जो कैपिटलिस्ट हमारी सोसाइटी है उसको इगैलिटेरियन बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लगाया जाए। इगैलिटेरियन मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी हो, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन नेचर के ऊपर जो फेथ है हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मतलब ऐसा ना हो कि पैसे के ऊपर सारा फेथ हो, सारा फेथ हमारा ह्यूमन के ऊपर होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला था कि it does not recognize any right of private ownership of property except as far as it may be permitted by the society of its own welfare। इन्होंने ये भी बोला था कि जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि प्राइवेट ओनरशिप का कोई मतलब नहीं होता है। किसी का भी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी उतना ही होना चाहिए जितना कि सोसाइटी को लगे कि उसके वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जो भी है वो उसको दूसरों के भले में लगाना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म से देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बोला गया था कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो भी आपका वो है, वो आप दूसरे के अपलिफ्टमेंट में लगाइए, वो अपने लिए मत लगाइए। जो फिलैंथ्रोपिक होते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं कि जो भी उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है वो लोगों के वेलफेयर में लगाते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो फिलॉसफी है, इसी को हम ट्रस्टीशिप बोलते हैं। और क्या पॉइंट्स हैं इसमें, तो इसमें ये भी बोला गया था इट डज नॉट एक्सक्लूड लेजिस्लेशन ऑफ द ओनरशिप एंड यूज ऑफ वेल्थ। तो इसमें ओनरशिप की जो लेजिस्लेशन है और वेल्थ की है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया था। कि इसको आप इस तरीके से मान के चलिए कि आप किसी चीज़ के ओनर हैं, किसी अमाउंट ऑफ वेल्थ के ओनर है, तो आप उसको उतना ही यूज़ करेंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है या आपको यूज़ करना पड़ रहा है। उसके बाद जो आपकी है वो बियॉन्ड योर ओनरशिप है, ठीक है, वो उसके आप ओनर नहीं हैं। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोली गई थी कि एक डिसेंट मिनिमम लिविंग वेज देना चाहिए, लिमिट फिक्स्ड होनी चाहिए, मैक्सिमम इनकम और मिनिमम इनकम जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और ये जो इक्वालिटी होनी चाहिए ये टाइम टू टाइम रिवाइज होनी चाहिए, वेरिएबल जो है वो टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि इक्विटेबल है या नहीं है। मतलब एक सिंपल सा आप एग्जांपल ये ले सकते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सीईओ और वहाँ का जो प्यून है या जेनेटर है, उन दोनों की सैलरी के बीच में कुछ खास डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो ऐसी एक सोसाइटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम वो देखते हैं तो वो इस पर्टिकुलर फिलॉसफी पे चलती है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, तो जी हाँ, जैसे अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन फॉर प्रॉफिट है, उनमें 4-5 लोग ही काम कर रहे हैं और वहाँ पे ऑलमोस्ट सबकी डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ट्रस्टीशिप पे चलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने ये बोला था कि जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ये है पॉइंट कि इन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डर की बात ये कही थी कि जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सनल ग्रीड के बेसिस पे प्रोड्यूस करें, हमें इसको सोशल नेसेसिटी के ऊपर प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि अगर हम कपड़ों के एग्जाम्पल लें तो आजकल हम अगर कपड़ों की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि कपड़े क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े इंपॉर्टेंट है, नहीं। हम अपनी उसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि हमने एक लिमिट सेट कर रखी है कि हमारे पास इतने ही कपड़े होने चाहिए। तो वो क्या है, वो हमारी पर्सनल ग्रीड है, वो हमारी सोशल नेसेसिटी के ऊपर नहीं है बेस्ड। और इस वजह से क्या होती है, जो कंपनीज होती हैं वो भी उसी हिसाब से, जैसा हमारा माइंडसेट होता है उसी हिसाब से प्रोडक्शन करती है। जो एक टेक्सटाइल कंपनी होगी वो ये नहीं देखेगी कि भाई हमें हर एक घर के अंदर 2 ही चादर यूज़ हो रही है या 2 ही कपड़े यूज़ हो रहे हैं तो हमें 2 ही कपड़े बनाने हैं। वो ये देखेगी कि लोग कितना ज़्यादा परचेज कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला था कि प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो सोशल नेसेसिटी के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि पर्सनल ग्रीड के ऊपर होनी चाहिए। मतलब हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत हो और हमें उतना ही प्रोड्यूस करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा हमें नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। नेसेसिटी को फोकस करने की बात करी गई थी, पर्सनल ग्रीड को फोकस करने की बात नहीं की गई थी।
तो ये आपके सारे पॉइंट्स थे गांधीयन ट्रस्टीशिप फिलॉसफी की। ये फिलॉसफी आपको मैनेजमेंट में एज अ टॉपिक भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ जब आप इथोस पढ़ेंगे तो भी आपको ये फिलॉसफी मिलेगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको काफ़ी क्लियर होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।